दोस्तों, अगर आपकी एज 40 वर्ष है तो आपके सामने बहुत सारे गोल्स होंगे और बहुत सारे निवेश के ऑप्शंस भी वर्तमान में हैं। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि आपके लिए सही निवेश ऑप्शन क्या है, जहाँ से आपके गोल्स भी पूरे हो पाएँ और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स यानी सारा का सारा एनालिसिस देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा, जिसमें कोई परेशानी भी ना हो और आपके 100% गोल्स यहाँ पर अचीव हों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने आप के बारे में बता दूं। मेरा नाम है ब्रजेन गौतम। आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 3 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फील्ड में काम कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करानी है तो आप लोग हमसे करवा सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक 40 साल की एज के व्यक्ति के सामने कई सारे बड़े गोल्स होते हैं। अब हो सकता है आपने उनका एनालिसिस किया हो अभी से या ना किया हो, लेकिन ये गोल्स होते ज़रूर हैं। अब हो सकता है किसी के पास इनमें से एक आधा गोल ना हो या एक आधा गोल ज़्यादा भी हो। सबसे पहला जो गोल है वो यहाँ पर है बच्चों की शिक्षा। हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन में कॉस्टिंग आती है वो हायर एजुकेशन में आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में MBBS कराना चाहता है। तो MBBS में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी करते हैं तो कम से कम 25 लाख रुपए आपका खर्चा बड़े आराम से आ जाएगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो ये खर्चा करोड़ों में आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 25 लाख जो आज का 25 लाख है, आपका बच्चा आज 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, और आने वाले टाइम में जब बच्चा आपका रियल में MBBS में एडमिशन लेगा, मान लीजिए 10 साल बच्चा एडमिशन लेता है MBBS में या 15 साल बाद लेता है, उस समय इसकी फ़ीस ये 25 लाख नहीं रहेगी। इसमें महंगाई भी आपकी जुड़ेगी। नॉर्मल एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करते समय महंगाई को भूल जाता है, महंगाई का एनालिसिस करता ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको महंगाई यानी इन्फ्लेशन का एनालिसिस करके चलना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सिंपल सा ये एज्यूम करते हैं कि आज का खर्चा किसी भी चीज़ का 10 लाख है तो 20 साल बाद उसका खर्चा 40 लाख रुपए होगा। हर 10 साल में आपका जो कॉस्टिंग है वो डबल हो रही है। ठीक है, तो इसका एनालिसिस आप करके चलें कि ये आखिर पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा। इसी तरीके से बच्चों की आपको शादी करनी है तो शादी में भी बहुत लंबा खर्चा आता है। अभी आपके बजट के अनुसार हो सकता है। एक एवरेज फिगर अगर हम 25 लाख भी मान के चलते हैं तो 10 साल बाद अगर आप शादी करते हैं तो 25 लाख की शादी 50 लाख में होगी जा करके। इसके बाद तीसरा सेटलमेंट। सेटलमेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली कब तक सपोर्ट करेंगे। इंडिया में देखा जाता है कि जब तक आपके बच्चे की शादी नहीं हो जाती है या जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो इसमें भी आखिर पैसा आएगा और इसका पैसा आप कहाँ से लाएंगे ये भी चीज़ आपको देखना है। इंडिया में या ज़्यादातर लोगों में सबसे बड़ी एक समस्या है लोन की। हर कोई आजकल लोन लिए रहता है, तो ये लोन का रीपेमेंट आप कैसे करेंगे भाई। जो आपकी सैलरी है, सैलरी से ही ये सारे आपको एक्सपेंसेस कवर करने हैं और सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो लोन में ही जाता है लोगों का। ठीक है, इसके अलावा ओन कार खरीदना है या फॉरेन ट्रिप पे जाना, ये एक ऑप्शनल है। सबके पास ये नहीं होगा, सब किसी न किसी के पास हो भी सकता है, तो इसको भी आपको मैनेज करके चलना है। और सबसे बड़ा जो खर्चा लगता है वो रिटायरमेंट पे लगता है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी ये है कि हर चीज़ पूरा कर देंगे लेकिन अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि जब 60 साल के बाद आप रिटायर होंगे, आपके बच्चे आपसे अलग रहे होंगे और कोई आपकी उस समय इनकम नहीं होगी, तो 60 के बाद की जो आपकी उम्र है, मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखते हैं इस समय इंडिया में 85 साल या 80 साल, तो आने वाले 60 साल के बाद जो आपके 20 से 25 साल है उसको आप कैसे सर्वाइव करेंगे, उसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा। और उस समय आपको दवाई का और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, वो सब आपको पहले से देखना पड़ेगा और सबके लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, इंडिया में जो परंपरागत निवेश ऑप्शन वर्तमान में हैं, जिसको आप सब लोग जो है करते ही करते हैं, तो मैं कुछ नाम लिखा हूँ यहाँ पर, जैसे PPF हो गया, रियल इस्टेट हो गया, बैंक FD हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। ज़्यादातर लोग इन्हीं सब में यहाँ पर निवेश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर में भी निवेश करते हैं
और बहुत कम गिने चुने लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे। मैं अगर इसका आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाऊं कि इंडिया में किस में कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, तो आप देखिए यहाँ पर आप लोग एक चार्ट देख पा रहे होंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर एक सर्वे किया गया था मार्च 2023 में, जिसमें यहाँ पर देखिए बताया गया था कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा होता है निवेश, वो होता है प्रॉपर्टी यानी रियल इस्टेट में। लगभग 50% पैसा जो है वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट होता है, 15.5% पैसा जो है गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, बैंक एफडी में 14%, इंश्योरेंस में 5.9%, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में 5.8%, इक्विटी में आपका 4.7% है, कैश में 3.4% है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है प्रॉपर्टी में निवेश होता है। लेकिन प्रॉपर्टी आपको बता दें, भले इससे आप वेल्दी हो सकते हैं, आपके पास संपत्ति बहुत है, आप पैसे वाले हैं, लेकिन इस संपत्ति को आप जो है इसमें लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आप इस प्रॉपर्टी का रियल यूज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अब आपको 2-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप चाहते हैं कि ये क्या हम एक कमरे को बेच दें, तो एक कमरा पॉसिबल नहीं है, बिकेगा तो पूरा प्लाट बिकेगा, और वो भी जब बिकेगा तो बहुत समय लग जाएगा बिकने में, लिक्विडिटी बहुत कम होती है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो प्रॉपर्टी पे होता है लोगों का, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉपर्टी पे 9 से 10% ही रिटर्न आपका सालाना का मिलता है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं है। इससे भी रिटर्न के ऑप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन लोग अभी भी उनको अवॉइड कर रहे हैं। अब आप लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करने से पहले आप ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर आखिर हमारा एक्चुअल में पैसा ग्रो हो रहा है या सेव हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इनमें से जितने भी ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन सब में आपका पैसा सिर्फ सेव होता है, ना कि इन्वेस्ट होता है। सेविंग में से पैसा आपका बचता है, सुरक्षित रहता है, लेकिन वो पैसा ग्रो नहीं करता है। बल्कि इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिसका बहुत सारा पैसा इन 2 स्कीमों में होगा, या तो इंश्योरेंस में होगा या फिर लोग 2-4 लाख 5 लाख सेविंग अकाउंट में ही अपना डाले रहते हैं। तो एक्चुअल में सेविंग अकाउंट में आज की डेट में देखोगे तो कितना रिटर्न मिल रहा है, 2.5% से 3% के बीच रिटर्न आपका सेविंग अकाउंट में मिल रहा है। तो ये रिटर्न किस काम का है बताओ। इंडिया में 7% महंगाई चल रही है, ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट किसी के काम का नहीं है। अब कुछ लोग सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी लगवाए होंगे, और उसमें क्या होता है पैसा कुछ पैसा आपका एफडी में जा करके निवेश हो जाता है जा करके, तो वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। एफडी में आज की डेट में 6 से 7% रिटर्न हार्डली मिल रहा है, तो ये भी आपका इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट ही है। तो यहाँ पर किसी भी स्कीम में पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ पैसा भले नहीं ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को सेफ्टी ज़्यादा फील होती है। तो जहाँ पर सेफ्टी होगा वहाँ पर रिटर्न कम ही होगा। जो लीड पर्सन होते हैं पीपीएफ में निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सेफ्टी यहाँ पर ये है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो कोई रिस्क भी नहीं है। रियल एस्टेट में मैंने आपको बता दिया, बैंक एफडी में लोग बहुत सेफ फील करते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न इसका भी 6 से 7% ही है। बहुत ज़्यादा लोग निवेश करें तो इंश्योरेंस में कर देंगे, तो इंश्योरेंस में भी 5 से 6% रिटर्न ही मिलता है, तो कोई मतलब उसका है नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में इन्फ्लेशन को भी आपका इन्वेस्टमेंट बीट नहीं कर पा रहा है। तो अब आप जिस भी स्कीम में निवेश करते हैं ये मैटर नहीं करता है। मैं यहाँ पर किसी भी स्कीम को अच्छा या बुरा नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी खासियत है, सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करने का। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जिस भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं उस स्कीम में भले निवेश करते रहिए, लेकिन आप ये ज़रूर देखिए कि जो आपके लाइफ गोल्स हैं क्या उस इन्वेस्टमेंट स्कीम से अचीव हो पा रहे हैं। अगर उस स्कीम से ये लाइफ गोल्स आपके अचीव नहीं हो पा रहे हैं तो मैं इसको नहीं मानता हूँ कि आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप माने या ना माने, जो भी आपकी सैलरी की इनकम है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर पैसा आपका जो है खर्च हो जाता है बेसिक थिंग्स में, यानी ज़रूरतों पर आपकी। इसके बाद जो भी आपके पास 20%, 30%, 40% पैसा बचा उसी को आप निवेश करेंगे। अब आपकी समस्या यहाँ पर ये है कि आप आज के अपने गोल देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आने वाले हैं वो गोल्स आप देख नहीं पा रहे हैं। और देख भी रहे हैं तो उसमें जो 7% इन्फ्लेशन है उसको आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप ले नहीं पा रहे हैं। तो आप जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप निवेश करें ये ज़रूर देख लें कि आपके ये गोल पूरे होने चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ये गोल आपके लाइफ में आने ही आने हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में सैलरीड पर्सन होते हुए यानी इनकम लेते हुए भी कई सारे गोल्स ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाते हैं और बाद में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाद में जब आपकी इनकम नहीं रह जाएगी तब आप अपना खुद का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप समझते हुए ही किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करें। जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताए, इन सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है आपका यहाँ पर है वो म्यूचुअल फंड में मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जब बात आती है तो यहाँ पर बात आती है रिस्क की। ठीक है, तो रिस्क आखिर कितना रिस्क होता है इसको भी मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है वो डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस पर। आप जानते भी होंगे कि म्यूचुअल फंड मार्केट के अधीन रिटर्न देता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने डेटा रखा है जनवरी 1991 से लेकर के, ये डेटा आपका है सितंबर 2024 तक का। अब यहाँ पर देखें, मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको यहाँ पर देखने को मिला कि देखिए ये आपका सन है 2009। आपको बता दें 2009 में मार्केट 56% से ज़्यादा डाउन हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था और उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और रिकवर हो गया और अगले ही साल -56% तो बीट किया ही। इसके अलावा उन्हें पॉजिटिव में बहुत अच्छे यहाँ पर रिटर्न दिए। देखिए आप लोग कितने बेहतरीन रिटर्न है और उन सब के बावजूद कई सारे उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सब को बीट करते हुए यहाँ पर देखिए आज मार्केट हाईएस्ट पर है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने कोविड पैंडेमिक देखा होगा जहाँ पर मार्केट करीब 35 से 40% डाउन थी। उसके अगले ही साल देखिए हाईएस्ट मार्केट ने पकड़ा। तो ये रिकॉर्ड है कि जब जब डाउनफॉल आएगा उसके बाद जब रिकवरी होगी तो बहुत तेज़ी रैली आती है और बहुत फास्ट रिकवरी होती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये मान लीजिए शॉर्ट टर्म में आपका यहाँ पर पैसा कार्पस कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको डिटेल से समझाने के लिए मैंने रिटायरमेंट कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इसको देख करके आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर माना है आपकी ये 40 साल है, आप 60 साल में रिटायर होंगे, मैंने आज से आपके पास 20 साल वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज मैंने यहाँ पर 85 मानी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में आपके जो मंथली एक्सपेंसेज हैं वो 40,000 रुपये हैं। इन्फ्लेशन मैंने यहाँ पर माना है 7% और आप जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 12%। अब 12% ये किसी भी गारंटेड स्कीम में तो मिलेगा नहीं, ना तो पीपीएफ में, ना तो एनएससी में, ना तो बैंक में, कहीं पर भी आपका रियल एस्टेट में भी आपका 12% से कम ही मिलेगा। ये 12% सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है आपको म्यूचुअल फंड में। उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको मान लीजिए 12% आपको इन्वेस्टमेंट पर अपने रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के जो रिटायरमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पर 4,16,00,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। तब आप 60 साल के बाद आराम से यानी सम्मानजनक स्थिति में सर्वाइव कर पाएंगे 85 ईयर्स तक। ठीक है, और आज जो आपका करंट मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपये है, रिटायरमेंट के बाद सेम स्टैंडर्ड का आपको एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए आपको 1,54,787 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 7% महंगाई है, पैसे की वैल्यू घटती जा रही लगातार और इसीलिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने में। तो भले ही आज हमारा खर्च 40,000 से चल रहा है, लेकिन 60 की एज में जब रिटायर होंगे उस समय हमें 1,54,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी सेम थिंग्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 60 साल के बाद आप ये पैसा जमा रखेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न 8% मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये चाहते हैं कि अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर हमें कितने रुपए आज से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हमारा 4,16,00,000 रुपये बन जाए। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कैलकुलेटर कि अगर आप आज की डेट में लमसम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 43,15,000 रुपये लमसम कर दीजिए, आपका इतना कार्पस बन जाएगा। या फिर अगर आप
SIP करना चाहते हैं तो 45,252 रुपये की आज की डेट में आपको SIP करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप स्टेप अप SIP करना चाहते हैं तो 22,341 रुपये के आज से SIP शुरू करिए 40 साल की एज से, और 10% स्टेप अप करिए तो ये आपका बन जाएगा इतना कार्पस। तो ये यहाँ पर देखिए विद कैलकुलेटर सारी चीज़ें देखो आपके सामने यहाँ पर बताई गई हैं, और इस तरह से जो पैसा आपका रहेगा उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है मात्र 60 साल की एज तक, और बड़े आराम से आपका यहाँ पर देखिए ये पैसा आपका 85 साल की एज तक चल जाएगा। तो ये पूरा हो गया आपका रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, अब मैंने केवल आपको रिटायरमेंट प्लान बताया है, अभी लाइफ के आपके बहुत सारे गोल्स हैं, तो उन सब गोल्स के लिए आपको अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा ये रिकमेंड की जाती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें तो गोल बेस्ड प्लानिंग करें। गोल बेस्ड में क्या होगा कि आप अपना गोल ओरिएंटेड रहेंगे और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि ये मैंने म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग बताया है, अगर आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर पैसा आपको इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका रिटर्न 5 से 6% या 7% तक ही मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में आज की डेट में कोई भी मतलब मुझे लगता है 1 से 2% ही लोग होंगे जो गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं करते। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों के जो गोल्स होते हैं वो पूरे ही नहीं होते हैं, या 60 साल बाद जब वो किसी मतलब काम को नहीं कर पाने में सक्षम होते हैं उस समय बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आप लोग चीज़ों को समझें, महंगाई को देखें कि महंगाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी आपके इन्वेस्टमेंट में और आपके लाइफ गोल्स में। इस चीज़ को एनालिसिस करते हुए और जो बेस्ट से बेस्ट रिटर्न है वहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। म्यूचुअल फंड में जितना आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो उतना करिए। बाकी इमरजेंसी फंड के लिए आप लोग कुछ पैसा आपको FD में भी रखना चाहिए, कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में वो आपका काम आए। इसके साथ ही लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे। इसके साथ ही जो ज़्यादातर लोग आज की डेट में इग्नोर करते हैं वो होता है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा आपका परिवार को और आपको सेफ्टी देता है, तो उसको भी आपको लेकर के चलना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार का बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, इसके लिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी भी स्कीम में निवेश कर रहे होते हैं और आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो फिर आपको उस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना पड़ेगा, जिससे आपके लाइफ गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस से वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके साथ ही परिवार को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस भी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, उसको भी लेकर के चलिए। आज हम स्वस्थ हैं तो हमारी सैलरी आ रही है, हमारे फैमिली उस पर डिपेंड है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पाएगी, कैसे उनके गोल्स पूरे हो पाएंगे। तो बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, या जो भी आपके लोन वगैरह चल रहा है उनका पैसा कहाँ से आएगा। इसके लिए आपको ज़रूरत है टर्म इंश्योरेंस की। तो अपना एलिजिबिलिटी देखते हुए, अपने रिक्वायरमेंट देखते हुए एक अच्छे कवर का टर्म इंश्योरेंस भी आप लोग ज़रूर कराएँ। ये मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है। आपको आज की डेट में सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस करवाने हैं, पहला आपका हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आपका टर्म इंश्योरेंस। ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, प्योर रिस्क टर्म प्लान आप लीजिए, इसमें आपका प्रीमियम भी कम आएगा और आपको सिक्योरिटी भी ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।